समिति के आंख कान मार्गदर्शक मित्र के रूप में जो है कैग होता है। यहाँ से आपका क्वेश्चन बनता है कि लोक लेखा समिति के आंख के रूप में किसे जाना जाता है तो कैग, कान के रूप में किसे जाना जाता है तो कैग। हेलो दोस्तों, मैं हूं बाल मुकुंद और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल संस्कृत आस्था। तो आज एक नए वीडियो में फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, इसके पहले हम लोगों ने संविधान में महान्यायवादी और महाधिवक्ता को बहुत ही बढ़िया तरीके से पढ़ लिया। आज जिस टॉपिक पर हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं वो है भारत में नियंत्रक महालेखा परीक्षक, जिसको कैग के नाम से आप लोग जानते हैं। क्या? जिसको कैग के नाम से जानते हैं। तो इसी को हम लोग आज पढ़ेंगे। महाधिवक्ता क्या नियंत्रक महालेखा परीक्षक क्या होता है, इस पद को क्यों बनाया गया संविधान में और क्या कार्य हैं, क्या शक्तियां हैं, सब कुछ बारी बारी से हम लोग अध्ययन करेंगे। तो बने रहिएगा इस वीडियो पर लास्ट तक और एक एक तथ्य का अध्ययन हम लोग करते चले जाएंगे। चलिए तो देखते हैं। सबसे पहले सरकार के आय व्यय का लेखा जोखा रखने के लिए नियंत्रक महालेखा परीक्षक पद बनाया गया है। तो ध्यान देंगे, सरकारें जब बनती हैं और कोई भी विकासात्मक कार्य करती हैं तो धन का व्यय होता है और तमाम प्रकार से प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सभी तरीकों से आय भी होता है। तो आय व्यय यानी पैसा आना और पैसे का जाना, इन दोनों का हिसाब किताब रखने के लिए दोस्तों एक पद बनाया गया है जिसे नियंत्रक महालेखा परीक्षक कहा जाता है। अनुच्छेद 148 में कैग यानी नियंत्रक महालेखा परीक्षक के पद का वर्णन किया गया है। वर्तमान में अगर हम बात करें कैग कौन हैं तो वो है गिरीश चंद्र मुर्मू। जी हाँ, वर्तमान में जो हैं वो गिरीश चंद्र मुर्मू जी कैग के पद पर हैं। ये 14वें नंबर पर हैं। जी हाँ, 14वें महालेखा परीक्षक जो हैं वो वर्तमान में गिरीश चंद्र मुर्मू हैं। ये 2021 के अप्रैल में वीडियो बन रही है दोस्तों, तो इस समय जो है मुर्मू हैं। बाकी अगर साल 2 साल बाद आप अगर देख रहे हैं इस वीडियो को तो फिर दूसरे कोई हो सकते हैं। फिलहाल वर्तमान में गिरीश चंद्र मुर्मू हैं। आगे बात करेंगे अनुच्छेद 149। तो 49 में इनके कार्य और शक्तियों का वर्णन किया गया है दोस्तों। तो 2 अनुच्छेद याद रखिएगा, 148 और 149। इसमें कैग का वर्णन किया गया है, यानी नियंत्रक महालेखा परीक्षक का वर्णन किया गया है जो सरकार के आय व्यय का लेखा जोखा रखता है। चलिए अगले पॉइंट पे चलते हैं। ये केंद्र और राज्य दोनों के लेखा परीक्षण के मुखिया होते हैं दोस्तों। तो जैसा कि आपने महाधिवक्ता महान्यायवादी पढ़ा, तो कोई केंद्र में है तो कोई राज्य में है, लेकिन यहाँ पर ये जो कैग का पद बनाया गया है 148 अनुच्छेद में, ये केंद्र और राज्य दोनों के लिए होता है। अर्थात एक ही कैग, एक ही नियंत्रक महालेखा परीक्षक केंद्र और राज्य दोनों के आय व्यय का लेखा जोखा रखते हैं। यानी वर्तमान में गिरीश चंद्र मुर्मू जी केंद्र और राज्य दोनों का लेखा जोखा रख रहे हैं दोस्तों। चलिए अगले पॉइंट पर चलते हैं। नियंत्रक महालेखा परीक्षक सार्वजनिक धन का संरक्षक होता है। सार्वजनिक धन का मतलब हो गया लोक वित्त, यानी जो सार्वजनिक धन होता है उसका रक्षक होता है कौन? कैग यानी नियंत्रक महालेखा परीक्षक। यहाँ से आपका क्वेश्चन पुटअप होता है दोस्तों, पूछा जाता है कि सार्वजनिक धन का या लोक वित्त का संरक्षक कौन होता है, तो याद रखेंगे कैग होते हैं या फिर उन्हीं को आप कह सकते हैं नियंत्रक महालेखा परीक्षक होते हैं। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, कुछ और पॉइंट हम लोग देख लेते हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है आपके लिए, क्या कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने सरकारी पदों में इस पद को सबसे महत्वपूर्ण पद बताया है। जी हाँ, पूरे संविधान में जितने भी पद हैं सभी पदों से ज़्यादा महत्वपूर्ण किसको बताया है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने। तो कैग के पद को सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बताया है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। नियुक्ति, कैग की नियुक्ति कौन करता है? तो निर्वाचन नहीं होता, नियुक्ति होता है, इतना तो आपको ध्यान ही रखना होगा। तो कैग की नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति द्वारा होती है, लेकिन मंत्रिपरिषद की सलाह पर दोस्तों। जी हाँ, मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति ही किसी एक व्यक्ति को कैग के रूप में नियुक्त करते हैं। शपथ भी कैग जी या नियंत्रक महालेखा परीक्षक राष्ट्रपति के समक्ष लेते हैं और अपना त्यागपत्र भी वो राष्ट्रपति को सौंपते हैं अगर जरूरी हुआ तो। आगे बात करेंगे कैग यानी नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कार्यकाल के बारे में, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। कार्यकाल इनका थोड़ा सा अलग होता है। हर जगह आप 5-5 वर्ष पढ़ते हैं,
लेकिन अगर कैग की बात करें तो इनका कार्यकाल जो है वो 6 वर्ष का होता है दोस्तों। लेकिन एक बात और आपको ध्यान रखना है कि 65 वर्ष से अधिक आयु होने पर ये कैग के पद पर नहीं बन सकते हैं। यानी अगर 65 के अंदर ही इनका 6 वर्ष बनता है, 6 वर्ष तक अपना निर्वाह करेंगे। अगर उस बीच में 65 वर्ष के हो जाते हैं तो उसी समय इनको त्यागपत्र देना होगा। यानी मान लीजिए कोई कैग बनते हैं 57 साल की उम्र में और मान लीजिए कोई कैग बनते हैं 62 साल की उम्र में, देखिए ध्यान से, और वो 3 साल जब रहते हैं इस पद पर तो 62 + 3 आपका हो जाता है 65, और 65 होने के बाद वो अपने पद पर बने नहीं रह सकते हैं, तो 3 ही साल में उनको रिटायर होना पड़ेगा, नहीं तो 6 वर्ष तक होता है, ध्यान रखेंगे। अगर कैग यानी नियंत्रक महालेखा परीक्षक जी किसी प्रकार का कोई अनैतिक कार्य करते हैं तो उनको हटाने की प्रक्रिया कैसी है, इसको आप लोग ध्यान से देखेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने में जो प्रक्रिया अपनाई जाती है वही प्रक्रिया कैग के हटाने के लिए अपनाई जाती है। क्या प्रक्रिया है, थोड़ा सा ध्यान देंगे। संसद के दोनों सदनों में अलग अलग प्रस्ताव को पारित किया जाता है। जी हाँ, लोकसभा राज्यसभा दोनों सदनों में अलग अलग प्रस्ताव पारित किया जाता है तथा एक कमेटी भी गठित की जाती है। यह कमेटी प्रूफ कर देती है कि उक्त ने कदाचार किया है, निकैग ने ठीक काम कोई नहीं किया है, तो उन्हें हटाने संबंधी प्रस्ताव जो है वो दोनों सदनों में पास किया जाता है और उस पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद ही कैग को यानी नियंत्रक महालेखा परीक्षक को उसके पद से हटा दिया जाता है। आगे है, केंद्र व राज्य के लिए एक ही कैग होता है। इसको तो आप लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, लेकिन है बहुत इंपॉर्टेंट, इसलिए हमने इसको 2 बार रखा दोस्तों। अब बात करेंगे नियंत्रक महालेखा परीक्षक के शक्तियों के बारे में, क्या क्या शक्तियां इनके पास होती हैं दोस्तों। तो मुख्य लेखा परीक्षक के रूप में केंद्र एवं राज्य के लेखा परीक्षक का कार्य इनका होता है। संचित निधि, आकस्मिक निधि, धन व्यय का परीक्षण यही करते हैं और केंद्र स्तर पर राष्ट्रपति को अपनी रिपोर्ट सौंपते हैं तथा राज्य स्तर पर अपनी रिपोर्ट राज्यपाल को ये सौंपते हैं। जी हाँ, राज्य स्तर पर राज्यपाल को और केंद्र स्तर पर जो है क्या, तो केंद्र स्तर पर राष्ट्रपति जी को। आगे क्या है, इसके बाद राष्ट्रपति संसद के पटल पर इसको रखते हैं तथा राज्यपाल विधानमंडल के पटल पर रखते हैं, आप जान सकते हैं। और लोक लेखा समिति के आय व्यय मुद्दे पर भी कैग ही कार्य करते हैं, नियंत्रक महालेखा परीक्षक ही कार्य करते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा रुक के आप समझिए ध्यान से, क्या है कि केंद्र में जो राष्ट्रपति हैं सर्वे सर्वा, ध्यान दीजिएगा, केंद्र में राष्ट्रपति हैं सबसे उच्च स्थान पर, शीर्ष पर, और राज्य में राज्यपाल हैं सबसे शीर्ष स्थान पर। ये देखिए, राज्य पे सबसे शीर्ष स्थान पर राज्यपाल और केंद्र में सबसे शीर्ष स्थान पर कौन है, तो राष्ट्रपति है। अब ये दोनों लोग कोई कार्य करते हैं तो उस कार्य में आय व्यय या तो आय होगा या तो व्यय होगा, दो में से एक जरूर होगा। तो आय व्यय में धन जाता है धन आता है, उसका हिसाब किताब, उसका परीक्षण करने का काम करने के लिए एक पद की आवश्यकता हुई तो अनुच्छेद 147 में एक पद बना दिया गया। वो किसका होगा, तो नियंत्रक महालेखा परीक्षक का, यानी जिसको कैग के नाम से आप जानते हैं, वही राज्य और केंद्र दोनों का लेखा जोखा रखता है वित्त संबंधी। आगे हम लोग थोड़ा सा और देखेंगे, क्या हम लोग यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आप देखेंगे कि लोक लेखा समिति के आंख कान मार्गदर्शक मित्र के रूप में जो है कैग होता है। यहाँ से आपका क्वेश्चन बनता है कि लोक लेखा समिति के आंख के रूप में किसे जाना जाता है, तो कैग, कान के रूप में किसे जाना जाता है, तो कैग, मार्गदर्शक किसे कहा जाता है, तो कैग को, और मित्र के रूप में कौन होता है, लोक लेखा समिति के मित्र के रूप में कौन होता है, तो वो भी आपका कैग यानी नियंत्रक महालेखा परीक्षक ही होते हैं। आगे बात करेंगे इनके वेतन की दोस्तों। तो संचित निधि से, जी हाँ ध्यान दीजिएगा, संचित निधि से इनको वेतन दिया जाता है और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान इनका वेतन होता है। तो ये काम हम आप पे छोड़ते हैं, आप सर्च करिएगा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश का वेतन कितना है, उतना ही वेतन कैग का होता है। लास्ट लाइन आपके लिए, कैग पद त्याग के बाद, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है दोस्तों, कैग जो है नियंत्रण महालेखा परीक्षण जो है वो त्याग पत्र या पद त्याग के बाद केंद्र या राज्य स्तर पर कोई सरकारी पद ग्रहण नहीं कर सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाता है।
तो इस प्रकार जो है हमने इस वीडियो में कैग यानी नियंत्रक महालेखा परीक्षक के बारे में बहुत ही कम समय में बहुत अच्छी जानकारी हम लोगों ने कर ली। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। साथ ही साथ आपको विदित होगा कि हम जो है संविधान का वीडियो लगातार आपके लिए लेकर आ रहे हैं, जिसमें आप ध्यान देंगे तो सबसे पहले हमने कार्यपालिका को पढ़ा है। कार्यपालिका में क्या क्या हमने पढ़ लिया है, तो सबसे पहले केंद्र स्तर पर हमने राष्ट्रपति को पढ़ा, फिर उपराष्ट्रपति को पढ़ा, फिर प्रधानमंत्री को पढ़ा, फिर मंत्रिपरिषद में क्या क्या, तो कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री को पढ़ लिया। फिर राज्य स्तर पर हमने राज्यपाल को पढ़ा, मुख्यमंत्री को पढ़ा, मंत्रिपरिषद को पढ़ा और महाधिवक्ता को भी पढ़ लिया। इसी में हमने कैग को भी आज पढ़ लिया है दोस्तों। तो ये इतना तो हमारा कंप्लीट हो गया है। अगर आपने प्रत्येक वीडियो को नहीं देखा है तो आप ज़रूर इसको देखिएगा। और अब हम जो हमारी आगे की रणनीति है वो हम आएंगे विधायिका में, और विधायिका में अगले चरण में हम लोग पढ़ेंगे क्या, तो हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले केंद्र में संसद को पढ़ेंगे यानी लोकसभा और राज्यसभा को पढ़ेंगे। इसके बाद राज्य स्तर पर विधानमंडल में विधानसभा और विधान परिषद को पढ़ेंगे। तो ये विधायिका को हम लोग पढ़ लेंगे। हमारा प्रयास है दोस्तों ये जो जाल है आपके लिए बहुत ही आसान बन जाए। ध्यान से देखेंगे सभी वीडियो तो काफ़ी मदद आपको मिलेगी। और ये जो सरकार के प्रमुख 3 अंग होते हैं, तीनों अंगों का अध्ययन हमारे साथ आप कर लेंगे, चाहे कार्यपालिका हो, चाहे विधायिका हो, चाहे न्यायपालिका हो। तो हमने कोशिश किया है आपके शब्दों में ये सब समझाने का। तो इसके बाद हम लोग विधायिका पढ़ेंगे और फिर लास्ट में हम लोग न्यायपालिका के अंतर्गत क्या क्या पढ़ेंगे, तो सुप्रीम कोर्ट पढ़ेंगे, हाई कोर्ट पढ़ेंगे और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पढ़ेंगे। तो इतना पढ़ने के बाद हम लोग फिर अनुसूची वगैरह पढ़ेंगे। तो ये लगातार अनवरत चलता रहेगा। और किसी भी वीडियो को आप जो है देखना मत भूलिए, शुरू से अंत तक देखिए। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं बाल मुकुंद आज के इस वीडियो से लेता हूं आपसे विदा। मिलता हूं फिर एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार। आपका दिन शुभ हो, रात्रि मंगलमय हो।